स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत ही इजी पेपर है, जिसमें सिलेबस भी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग है। ठीक है, इसका भी वही मार्क्स डिवीजन रहेगा 80 + 20, मतलब 80 मार्क्स का तुम्हारा रिटर्न रहेगा और 20 मार्क्स का वो कॉलेज वाला एग्जाम्स रहेगा। इसमें तुमको पूरा 20 में 20 मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वर्ड हम लोग पहले से देख रखे हैं। सिद्धार्थ बताओ, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट? किसी चीज को मैनेज करना, बिल्कुल सही आंसर है। मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना, कोई भी चीजों को मैनेज करना। स्टूडेंट जैसे अपना पढ़ाई को मैनेज करके चलता है, एग्जाम टाइम वो पूरा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन जाता है ना। हर जगह से वो नोट्स जुगाड़ करता है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, महाकुंभ फिर का क्या क्या होता है ना, वो महामेला, महाभारत, वो सब देखता है। तो वो सब भी क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग को मैनेजमेंट करना है फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स का मतलब होता है रुपया पैसा। ठीक है, रुपया पैसा का मैनेजमेंट सीखना है। जैसे मान लो अगर हमारे पॉकेट में 10,000 रुपया है, तो उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा बर्थडे पे तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको 10,000 रुपया गिफ्ट किया, कैश गिफ्ट, तो तुम उससे क्या क्या कर सकते हो बताओ। अरे होता है ना, इच्छा होता है ना। 10,000 से क्या एक बात बताओ, सब कुछ कर सकते हो? नहीं। तो तुम्हारे पास 10,000 को खर्च करने का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है ना। मान लो तुम 10,000 का, मान लो कोई स्मार्ट वॉच खरीद सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा। या फिर 10,000 रुपया में तुम 2-3 हज़ार रुपया अपने फ्रेंड लोगों में खाना पीना में खर्चा कर सकते हो, खाने के लिए खर्चा कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम 10,000 में कुछ पैसा बचेगा तो अपने लिए कुछ अच्छा क्लोथिंग गारमेंट्स खरीद सकते हो। किसी का मन है कि हमको स्पोर्ट्स शू खरीदना है तो वो स्पोर्ट्स शू खरीद सकता है। मतलब 10,000 रुपया को खर्च करने का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, कोई मेरे जैसा होगा सोचेगा पूरा पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, खर्च ही नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बर्थडे पे गिफ्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा को पैसा से बढ़ाओ। ठीक है, तो सबका सोच सेम नहीं होता है। इस सब्जेक्ट में हम लोग यही सीखेंगे कि फंड्स को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल्स को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पूरा सिखाया जाएगा हाउ टू मैनेज फंड्स। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स एक इंडिविजुअल के पास, जिस तरह से वो अपना फंड्स को, फाइनेंशियल्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में लिखो, सबसे पहले हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, में लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाँ मीन्स एंड इंक्लूड्स। देखो मीन्स एंड इंक्लूड्स इसलिए लिख रहे हैं, खाली मीन्स लिखते मत, मतलब जो लिखे वही होगा खाली, तो इंक्लूड्स भी लिख दिए, है ना। मीन्स एंड इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। किसी बिजनेस के पास मान लो कुछ फंड्स पड़ा हुआ है, वो फंड्स को कैसे मैनेज करना है, ये हम लोग सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बस इसका एक इंट्रोडक्शन था। अब इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इस सब्जेक्ट में हम लोग बहुत सारा डिसीजन लेना सीखेंगे। तो कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो डिसीजंस। कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो डिसीजंस। अब डिसीजंस बेसिकली जो इस सब्जेक्ट में हम लोग लेना सीखेंगे, वो 3 तरह का डिसीजन लेना सीखेंगे। पहला होगा फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। तो
तीन तरह का डिसीजंस के बारे में इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हम लोग को समझाएगा, ये सब्जेक्ट हम लोग को एक्सप्लेन करेगा। पहला, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग को रुपया पैसा उठाना है, किसी से फाइनेंस लेना है, किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेना है, तो बहुत सारा सोर्सेस होता है। एक बिजनेस के पास क्या क्या सोर्सेस है फंड्स को रेज करने का? सबसे पहला बात, अगर वो कंपनी फॉर्म बिजनेस है तो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है और पैसा उठा सकता है मार्केट से, पब्लिक से फंड्स रेज कर सकता है। बैंक के पास जाके टर्म लोन ले सकता है, बैंक लोन ले सकता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकता है, डिबेंचर्स इशू कर सकता है पब्लिक को, क्लियर। तो ये सब तरीका होता है। बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल है और कौन सा चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्योंकि पैसा भी जब हम लोग मार्केट से उठाते हैं ना, तो हम लोग सस्ता और महंगा देखते हैं। किस टर्म में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म में। जैसे मान लो बैंक से लोन लेना है तो हम लोग 2-3 बैंक में अप्लाई करके देखते हैं, कहाँ पे वो लोग का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कहाँ पे वो लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम लग रहा है, ठीक है। मान लो तुमने 2-3 बैंक विजिट किया, तुमको 10 लाख रुपया का लोन लेना है, तो तुम 2-3 बैंक में चेक करोगे कहाँ पे तुमको इजी मोड में पेमेंट अवेलेबल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, टेन्योर ज्यादा मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग देखते हैं कि पैसा उठाना कहाँ से, फाइनेंशियल डिसीजन में ये सीखेंगे पैसा उठाना कहाँ से है और कौन सा चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर में हम लोग कुल मिला के 3 चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जो लिखा रही सब चैप्टर्स का नाम है। सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि 90%, ठीक है, थ्योरी चैप्टर है। तो ये हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जिसमें ये समझाया जाएगा कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं और उस फंड्स को रेज करने का जो सोर्सेस है उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फीचर्स है। जैसे एक बात करते हैं इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर से अगर पैसा उठाएंगे तो क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या उसका मेरिट्स है, ठीक है, मतलब वो तो एडवांटेज में ही है, क्या उसका फीचर्स है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है लेवरेज। ये पूरा प्रैक्टिकल मतलब सम्स बेस्ड चैप्टर रहेगा, जिसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लेवरेज ये भी किसके अंदर आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। और फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर एक और चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग सिलेबस भी लिख ले रहे हैं, ये भी सम्स बेस्ड चैप्टर है। तो तुम देखो फाइनेंशियल डिसीजन जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें 3 तरह का चैप्टर अपने आप कवर्ड हो गया। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि प्योरली थ्योरी चैप्टर है, एक लेवरेज जो कि जिसमें सम्स आएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सम्स आएगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सारा फैक्टर्स को चेक करना पड़ता है। जैसे मान लो आज हम लोग टीवी खरीदने गए, ठीक है, या फिर मान लो स्मार्ट बोर्ड खरीदने गए। तो स्मार्ट बोर्ड जब खरीदने गए तो मान लो कि हम लोग ये चेक करेंगे, 2-3 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। पहला फैक्टर कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस है, 2 ऑल्टरनेटिव्स है, तो विच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ फाइनेंस, किसमें इन्वेस्टमेंट कम करना है, ठीक है। ये फिनेंशियली हम लोग बात करें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग को यही सिखाता है कि किसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, कैश का आउटफ्लो कम से कम हो, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, किससे कैश का इनफ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। व्हेन इन टर्म्स ऑफ कैश आउटफ्लो का बात करेंगे तो हम लोग किस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे जो कि चीपेस्ट ऑफ द टू या चीपेस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होगा। कैश आउटफ्लो के बेसिस पे जब डिसीजन लेंगे, जब इनफ्लो के बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो कौन सा फैक्टर्स जिसपे कैश का इनफ्लो ज्यादा आएगा, ठीक है। और जब मान लो कि कैश का आउटफ्लो भी दोनों ऑल्टरनेटिव में सेम है, मान लो दोनों मशीन का दाम सेम है, कैश का उससे होने वाला एक्सपेक्टेड इनफ्लो भी सेम है, तब हम लोग किस पे डिसीजन लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, कौन सा एसेट ज्यादा टिकेगा। मान लो मशीन 1 10 साल चलेगा, मशीन 2 बोल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि लोग ऐसा बताते हैं, ठीक है, कि लोगों का रिव्यू है कि 12 साल तक टिकेगा, 12 साल तक कुछ नहीं होगा। तो इन दैट केस हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? मशीन 2 को, जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग चैप्टर सीखेंगे कैपिटल बजटिंग, जो कि सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है उसको लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल के भी नाम देते हैं, तो चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग।
ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है वो स्कॉलर में 2 पार्ट में दिया हुआ है, बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, ज्यादा नहीं 12-15 टॉपिक होगा, वो सब तुमको सीखना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग के अंदर। मतलब 12-15 वैरायटी ऑफ सम्स रहेगा और एक एक वैरायटी के ऊपर 4-5 वैरायटी रहेगा। तो कैपिटल बजटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन, ये अपने आप में एक चैप्टर ही है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर हम लोग को ये सिखाएगा कि अगर कोई कंपनी है तो वो कितना प्रॉफिट्स का डिविडेंड दे दे और कितना अपने पास रिटेंशन रख ले। बिकॉज सोचो अगर कंपनी सारा प्रॉफिट्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो कल को कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। और सारा प्रॉफिट अगर अपने पास रिटेन करके रख लेगा तो शेयर होल्डर्स लोग गुस्सा हो जाएंगे, मतलब प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स लोग, न्यू शेयर होल्डर्स लोग कंपनी में शेयर परचेज नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, इन्वेस्टमेंट का फ्लो रुक जाएगा। तो दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना डिविडेंड देना है और कितना अपने पास रिटेंशन रोक के रखना है। तो वो चैप्टर हम लोग सिखाएगा डिविडेंड डिसीजन। तो देखो अपने अभी इसमें कितना सिलेबस हमारा दिख रहा है सामने। एक तो इंट्रोडक्शन चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर होता है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आने वाला है बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। और छोटा मोटा थ्योरी नहीं आएगा, अच्छा खासा थ्योरी आएगा, मतलब अच्छा खासा बोलने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू वाला कहानी नहीं है, टिक्की टिक्की वाला कहानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी थ्योरी चैप्टर है, बट लेवरेज से सम्स आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सम्स आएगा, कैपिटल बजटिंग से सम्स आएगा, डिविडेंड डिसीजन से सम्स आएगा। इन डिसीजंस के अलावा हम लोग को जो और चैप्टर सीखना है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग ऑलरेडी मैथ्स में कर चुके हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझ लो, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 हो गया, ये चैप्टर नंबर 5 हो गया, तो इसका नंबरिंग दे दी, चैप्टर नंबर 6 हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें से भी सम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये भी सम्स वाला चैप्टर है, जिसमें से तुम्हारा सम्स आने वाला है एग्जाम में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं, 80 मार्क्स में देखो मार्क्स 60-65 भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपलसरी थ्योरी 10 से 15 मार्क्स का आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके अलावा एक और चैप्टर का नाम लिख लो, उससे भी सम्स आने वाला है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, जो कि इसी चैप्टर के अंदर बुक में दिया रहेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, बट वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं कितना चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। बुक में तुम देखोगे 9 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अलग अलग करके भी दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और थ्योरी चैप्टर आता है, वो भी लिख लो, वो इसी के अंदर छिपा रहेगा, फिर भी अलग से लिखवा देते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये हमारा सिलेबस है। हाँ हाँ, इसमें से थोड़ा सा सम्स रहेगा, मेजॉरिटी पोर्शन थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, इसको फटाफट कॉपी कर लो। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हेडिंग दे दो लेवरेज। हेडिंग दे दो लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी का सपोर्ट लेते हैं उसको कहते हैं लिवर, ठीक है। जैसे देखो, नहीं वो हमारा बॉडी में जो लिवर है वो नहीं, ठीक है। जैसे देखो बाइक में क्लच लेवर पता है? अच्छा, तुमने ट्यूबवेल देखा है? ट्यूबवेल, ट्यूबवेल को हम लोग पंप करते हैं तब ना पानी आता है, तो वो उसका लीवर है, समझ में आ रहा है। तो लेवरेज का मतलब जब हम लोग किसी से हेल्प लेते हैं और उसका हेल्प के द्वारा हम लोग अपना आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है।
कोई एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर्म के केस में देखो, मान लो दो तरह का फॉर्म है, ये दो तरह का कंपनी है। एक वो कंपनी है जिसने सिर्फ शेयर इशू कर रखा है, उसके बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल है, मतलब उसके बैलेंस शीट में जो भी पैसा है या उसके बिजनेस में जो भी पैसा लगा है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा है, ओनर्स का पैसा है। उसने बाहर वाले से कोई हेल्प नहीं लिया है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कंपनी जिसने आज तक कोई डिवेंचर इशू नहीं किया, आज तक बैंक लोन नहीं लिया, जो भी पैसा उसका लगा हुआ है सब उसका शेयर होल्डर्स का पैसा है, और उसका बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल दिख रहा है। मतलब उसका बैलेंस शीट कुछ इस तरह का है कि शेयर कैपिटल मान लो 100 लाख का है और एसेट्स भी उसका 100 लाख का है। मतलब आज तक किसी से कोई हेल्प नहीं लिया बाहर वाले से, तो ऐसा बिजनेस को हम लोग बोलते हैं अनलेवर्ड फॉर्म। अनलेवर्ड फॉर्म। लेकिन सोचो अगर इस कंपनी ने फ्यूचर में 10% डिवेंचर्स रेज किया, डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उठाया, तो भाई उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को। मान लेते हैं 10 लाख का डिवेंचर्स रेज किया, तो ये सन्ड्री एसेट्स भी कितना हो जाएगा, 1 लाख या 110 लाख हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस वो क्या बन जाएगा, लिवर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो लेवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, और जब एक्सटर्नल हेल्प लेंगे तो भाई इसके बदले कुछ कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उस हेल्प के बदले हम लोग को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो हेडिंग दे दो कॉपी में लेवरेज, इसमें लिखो लेवरेज इज द एक्शन ऑफ अ लीवर, leverage is the action of a lever, action of a lever, lever, or the mechanical advantage, or the mechanical advantage, lever, or the mechanical advantage gained by it, full stop, gained by it, फुल स्टॉप। तो ये लेवरेज का हो गया मीनिंग। अब कॉपी में लिखो नेक्स्ट लाइन में टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, या कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो लेवरेजेस, उससे 3 एरो निकाल लो। कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो लेवरेजेस, उससे 3 एरो निकाल लो। पहला लिखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा लिखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा लिखेंगे कंबाइंड और टोटल लेवरेज। तो लेवरेज इस चैप्टर में हम लोग 3 तरह का पढ़ेंगे, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज, और एक कंबाइंड या फिर टोटल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के नीचे एरो देके लिखो, लिखो ऑपरेटिंग लेवरेज इज डिफाइंड एज operating leverage is defined as the firm's ability, is defined as the firm's ability, firm's ability to use fixed operating cost, to use fixed ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किस नेचर का होता है, सबसे पहला बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो बिजनेस को ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए यूज करते हैं। तो अगर वो फिक्स्ड इन नेचर है, मतलब इसका एग्जांपल हो सकता है सैलरी, एम्प्लॉइज को हम लोग सैलरी देते रहेंगे, वो लोग हमारे लिए काम करते रहेंगे, हम लोग को उनसे लेवर मिलते रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, fixed operating cost to magnify the effect of changes, the effect of changes in sales,
इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स, मतलब उसके कारण हमारा सेल्स में क्या चेंज हो रहा है, ऑन इट्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या डिफाइन करता है, फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, जैसे सैलरीज हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, जिससे हम लोग किसका चेंजेस चेक कर पा रहे हैं, सेल्स, एक तो सेल्स और दूसरा चीज ईबीआईटी का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज दो चीज का रिलेशन समझा रहा है, एक सेल्स और दूसरा ईबीआईटी। मार्किंग कर लेना, आगे चल के चैप्टर में ये फॉर्मूला बनाने में हेल्प आएगा, फॉर्मूला को बनाने में हेल्प आएगा, ठीक है। इससे फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, तुम बस रिलेशन याद रखना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किसका रिलेशन बताता है, सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन बताता है। इसके ऊपर फॉर्मूला आएगा आगे चल के, तुरंत इसके नीचे फॉर्मूला भी लिख लो इसका, ये उसका फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन। सेमेस्टर 4 में तुम्हारा एक फेवरेट चैप्टर था मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां तुमने निकालना सीखा था कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे डीओएल, का फॉर्मूला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड डीओएल, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा वो सीखेंगे, और वो ईबीआईटी कैसे आएगा वो भी सीख लेंगे। नेक्स्ट, फिनेंशियल लेवरेज। अब लिखो फिनेंशियल लेवरेज के नीचे लिखो, लिखो फिनेंशियल लेवरेज इज द एबिलिटी, financial leverage is defined as the firm's ability to use fixed financial charges, सेमेस्टर 5 में हम लोग ने कंपनी फाइनल अकाउंट में सीखा था, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस में क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता था, इंटरेस्ट आता था। तो यहाँ पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन earnings before tax, that is EBT oblique earnings per share, ब्रैकेट में EPS। ये सब टर्म्स सुना हुआ है, सेमेस्टर 5 में EPS भी किए थे, चैप्टर याद है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालते थे, EPS इंटू पी रेशियो। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख लेना, लिखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यहां लिख लेना, हम यहां लिख दे रहे हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज is equals to EBIT by EBT, EBIT by EBT।
ये किसका फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है। लिखो कंबाइंड लेवरेज के लिए, कंबाइंड लेवरेज इज द टोटल लेवरेज एंड द रिस्क एसोसिएटेड। कंबाइंड लेवरेज is the total leverage and the risk associated with combined leverage is known as total risk। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे, लिखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज जिसको हम लोग बोलेंगे DCL या फिर डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज DTL। तो इसका फॉर्मूला होता है DOL इंटू DFL, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। अब तुम देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? EBIT बाय EBT। तो EBIT और EBIT कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन बाय EBT। ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज DOL और DFL का आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहां तो पहले कॉपी कर लेना इसको। अब कॉपी में हेडिंग दे दो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग अकाउंट्स में PL बोलते हैं, कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लैंग्वेज में उसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सेल्स। अब देखो कॉस्ट दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है पूरी तरह से। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेम प्रोपोर्शन पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो सेम प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगा। और एक होता है फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, अगर प्रोडक्शन 0 यूनिट्स का होगा तो भी फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, जैसे रेंट देना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव हमने कितना प्रोडक्शन किया है। तो सेल्स में से सबसे पहले हम लोग लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और याद रखेंगे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब हमेशा वेरिएबल इन नेचर होता है। जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना मटेरियल लगेगा, उतना लेबर का खर्चा लगेगा। तो सेल्स में से जो सबसे पहले माइनस करते हैं वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे आता है कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग अकाउंट्स का लैंग्वेज में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, FM में उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे आएगा कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का ही पार्ट है। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दिए तो कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको हम बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट 60% मीन 60% ऑफ सेल्स, देन कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। क्लियर? कंट्रीब्यूशन के अंदर होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देंगे ऑपरेटिंग। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग
और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, हर बार सेम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑपरेटिंग, जैसे एग्जांपल लिख लो, लिखना चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल्स रेंट कॉमा सैलरीज कॉमा डेप्रीशिएशन एक्सेट्रा, ये सब होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इन नेचर वाला, तो आ जाएगा अर्निंग्स। देखो अकाउंट्स में ना इसी को हम लोग पीबीआईटी कहते थे जब सेमेस्टर 5 में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर सीख रहे थे, बिकॉज देखो प्रॉफिट और अर्निंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज इसको हम लोग बोलेंगे ईबीआईटी, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है ना कि प्रॉफिट हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो पैसा आया है चाहे वो पैसा नहीं आया है। हो सकता है कि हम लोगों ने 1 करोड़ का सेल कर दिया 100 लाख का और हमारे पास 1 रुपया नहीं आया, क्योंकि पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स था, बाद में आएगा। बट फिर भी हम लोग उस पर जो प्रॉफिट बनता है उसको ईयर एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। बट एफएम में हम लोग क्या करते हैं, फंड से मतलब है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं बोलेंगे, हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे अर्निंग्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अर्निंग्स मतलब जो पैसा हम लोग अर्न कर चुके, वो पैसा आ चुका है, फंड्स आ चुका है। तो अकाउंट्स में इसी को हम लोग पीबीआईटी लिखते थे, ठीक है। बट यहां पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये एक ऐसा अर्निंग्स है जिससे अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है। देखो टैक्स किस अमाउंट पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे। जो बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट होता है, सारा खर्चा माइनस करने के बाद उस पर टैक्स लगता है। और इंटरेस्ट हम लोग किस पे देते हैं, लोन अमाउंट के ऊपर। क्लियर। तो लॉजिकली सोचो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले भारत सरकार को टैक्स या फिर पहले बैंक का लोन के ऊपर इंटरेस्ट। बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब पीएल का डेबिट का आइटम है, एक्सपेंस है, और जब तक उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फाइनल प्रॉफिट नहीं आएगा बिफोर टैक्स। इसलिए लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पहले इंटरेस्ट लेस होगा फिर टैक्स लेस होगा, धीरे धीरे करके। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं ईबीआईटी के नाम पे। अब इससे क्या लेस करेंगे, आई फॉर इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन को हम लोग टर्म लोन भी कहते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टर्म पीरियड के बाद उसको हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो टर्म लोन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लेस कर देंगे, ईबीआईटी से जब इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दैट इज ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स से क्या लेस करेंगे, टैक्स। लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट डॉट डॉट परसेंटेज, जो क्वेश्चन बता देगा। और एक चीज भी बता दे रहे हैं, अगर सम्स में टैक्स का रिक्वायरमेंट है पर टैक्स का रेट नहीं दिया तो हम 50% मान के चलेंगे। ये तब अजम्पशन लेंगे, स्टैंडर्ड अजम्पशन, जब टैक्स का रेट रिक्वायर्ड है बट क्वेश्चन में दिया नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा बिल मिल और पिल वाला सम्स, ठीक है, स्कॉलर में क्वेश्चन में आएगा, तो उसमें टैक्स का रेट नहीं दिया तो उसमें याद रखेंगे टैक्स रेट नॉट गिवन, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे 50%। अब स्टूडेंट बोला हम 10% मान लेंगे, ऐसा मानने से नहीं चलेगा। नहीं 15%, 50, 50, 50, जब टैक्स रेट ना दिया रहेगा तो 50% मानना है। तो टैक्स माइनस कर देंगे, तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसको अकाउंट्स का लैंग्वेज में क्या बोलते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। पर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, फिर भी एग्जाम में तुम चेक कर लेना, तुम्हारे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट लोग अर्निंग्स की जगह प्रॉफिट लिखते हुए चलेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स,
नाउ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से मतलब भारत सरकार को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो अर्निंग्स बच रहा है उस पर मालिक का पैसा हक बनता है, जो भी अर्निंग्स बचा है। और मालिक कंपनी के कंटेक्स्ट में दो तरह का हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो लॉजिकली बताओ पहले किसको हक बनता है, प्रेफरेंस को कि पहले इक्विटी को? प्रेफरेंस को। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स से लिख देंगे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स से लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो अर्निंग्स बचेगा वो किसके लिए बचेगा? तो उसका नाम लिख देंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे ईएश। मान लो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया 1 लाख, सपोज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया 1 लाख और कंपनी इक्विटी शेयर इशू किया था 10,000। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आया 1 लाख और कंपनी पहले से कितना इक्विटी शेयर इशू कर रखा था? 10,000। तो अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू किया था वो 10,000 था, तो पर शेयर के बेसिस पे अर्निंग कितना होगा डिवाइड करके निकाल देंगे। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको क्लोज कर देते हैं। यहां तक अर्निंग का कहानी खत्म। और इसका नाम लिख दो थोड़ा ब्रैकेट में कैपिटल ए, मार्किंग कर दो कैपिटल ए। इसी के नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब जितना इक्विटी शेयर कंपनी इशू किया था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन बोलेगा ऑर्डिनरी शेयर्स तो समझ जाएंगे कि वो इक्विटी शेयर्स का ही बात कर रहा है। तो यहां पे इसको क्लोज क्यों की? क्योंकि रुपी का डेटा खत्म हो गया। अब देखो ये वाला डेटा रुपी का डेटा नहीं है, ठीक है, और ये अमाउंट का ही कॉलम था, इसलिए इसको क्लोज कर दिए। इसको भी क्लोज कर दो। अब सी में निकाल देंगे अर्निंग्स पर शेयर, जो कि आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। इसी को हम लोग कहते हैं ईपीएस, इसी को हम लोग कहते हैं ईपीएस। तो ईपीएस निकालने का तरीका क्या है? ईपीएस निकालने के लिए हम लोग को बेसिकली पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और इस इनकम स्टेटमेंट के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कॉलर का सम नंबर 1। स्कॉलर निकालो सब कोई। स्कॉलर ए के मुखर्जी, सम नंबर 1, लेवरेज चैप्टर में आ जाओ। स्टार्ट करते हैं स्कॉलर से क्वेश्चन नंबर 1, लेवरेज चैप्टर का। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स दिया हुआ है 50,000 यूनिट 10 रुपया करके, ये 10 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस, मार्किंग कर लो। 10 रुपया है सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेल्स हुआ 5 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है पर यूनिट एट द रेट 7 रुपया। एक चीज सोचो, अगर हमने प्रोडक्शन अगर हमने सेल किया है 50,000 यूनिट, तो प्रोडक्शन भी कितना किया होगा? 50,000 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा होगा वो 50,000 यूनिट पे होगा और वो 50,000 यूनिट सोल्ड पे नहीं होगा, यूनिट प्रोड्यूस पे होगा। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों सेम है। और फिक्स कॉस्ट भी दे दिया 1 लाख, तो कुछ नहीं बोला तो वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग छोटा सा एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। सम नंबर 1, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। सबसे पहले लिख दो सेल्स, सबसे पहले लिख दो सेल्स। तो देखो सेल्स कितना होगा? 50,000 यूनिट्स पे एट द रेट ₹10 कैलकुलेट करके ही दिया हुआ था 5 लाख। तो सेल्स हो गया 5 लाख। अब सेल्स से हम लोग पहले क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट्स पे 7 रुपया करके। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा याद रखेंगे उतना ही यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं जो प्रोड्यूस होता है। तो 50,000 यूनिट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी जगह क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं बोला, मतलब जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सेल हो गया, तो जितना सेल हुआ उतना ही प्रोड्यूस हुआ। तो 50,000 यूनिट्स पे 7 रुपया करके 3.5 लाख, 10 रुपया सेलिंग प्राइस, 7 रुपया वेरिएबल कॉस्ट, 3 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1.5 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000। उससे लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो 50,000 हो जाएगा हम लोग का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 50,000। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब फॉर्मूला पहले पुट करो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, that is DOL, is equals to contribution by EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 1,50,000, EBIT 50,000, तो आंसर आ रहा है 3। अब इस 3 का जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, नीचे लिखो इंटरप्रिटेशन। हाँ, इंटरप्रिटेशन। देखो यही वाला चीज जो है तुमको थ्योरी जो लिखना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का 3 गुना है। कंट्रीब्यूशन इज 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। और एक चीज समझो, जितना से सेल बढ़ेगा उतना से ही कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सेल्स का पार्ट है। अगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रह जाए, चेंज ना हो, तो जितना से सेल बढ़ेगा उतना से ही कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इसलिए इंटरप्रिटेशन में लिखो, देखो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू मोर देन 1 है, तब इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है, लिखो सिंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, सिंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, इंटरप्रिटेशन लिख के आना एग्जाम में, सिंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3, then 1% increase in sales, then 1% increase in sales, then 1% increase in sales will result in will result in will result in 3% will result in 3% increase in will result in 3% increase in operating profit। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलने मांग रहा, देखो अगर सेल्स 1% से बढ़ता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? 3% से। तो ये इंटरप्रिटेशन तुमको लिख के आना एग्जाम में। नेक्स्ट सम, ठीक है, नेक्स्ट सम बता देंगे। सम नंबर 2 देखो, सम नंबर 2 हुआ था। सम नंबर 2 का क्वेश्चन देखो, सम नंबर 2 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट चार्जेस दिया है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इनकम स्टेटमेंट बना लो पहले। इनकम स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स
और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे सेल्स 4 लाख, सेल्स में से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख लेस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 2 लाख। कंट्रीब्यूशन से क्या लेस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000। तो जो 80,000 आ रहा है वो हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ऐसा लिखने के बाद ब्रैकेट में ईबीआईटी, ताकि हमको बार बार ये ना लिखना पड़े, यहां पे ब्रैकेट लगा दिए। अब उससे लेस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,500, तो 72,500 आ रहा है, तो ये हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे ईबीटी। अब फाइनल आंसर निकाल दो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई ईबीटी। तो 80,000 बाई 72,500 1.103 1 लिखो इंटरप्रिटेशन। ये देखो मोर देन 1 है तो इंटरप्रिटेशन लिख देंगे सिंस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.103 is 1.103, then 1% increase in EBIT, then 1% increase in EBIT will result in 1.103% increase in EBT. Then 1% increase in EBIT will result in 1.103% increase in EBT. तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन इसमें भी लिख दिए। तो हेडिंग दे दो क्वेश्चन नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले लिख देंगे सेल्स 2 लाख यूनिट्स 20 रुपया करके, तो सेल्स दिया हुआ है 40 लाख, ₹40 लाख का सेल्स। इससे लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 रुपया पर यूनिट करके, तो 2 लाख यूनिट्स पे 7 रुपया करके 14 लाख, तो 13 रुपया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हुआ, मतलब 26 लाख।
और कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20 लाख, तो 6 लाख हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी। अब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेस कर देंगे इंटरेस्ट, जो कि है 1 लाख, तो आ रहा है 5 लाख। ये हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब निकाल दो फॉर्मूला पुट करके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 26 लाख, और ईबीआईटी कितना, 6 लाख। तो 26 लाख बाई 6 लाख कितना आ रहा है, 4.33। ये हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि हो जाएगा ईबीआईटी बाई ईबीटी। 6/5 कितना आ रहा है, 1.2। ये हो गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब निकाल देंगे नीचे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज देखो, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, डीओएल इंटू डीएफएल कर दे तो भी आ जाएगा, मतलब 4.33 इंटू 1.20 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 26 लाख बाई 5 लाख, 26/5 करेंगे तो भी आ जाएगा। कितना आ रहा है, 5.196। नहीं, 2 नहीं लिख सकते, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यूरोपीय पैसा थोड़ी है जो राउंड ऑफ करेंगे। मतलब 1962, ठीक है, तुम तब भी 5.196 ले लो, बुक के साथ वही मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सम नंबर 3 कंप्लीट।